हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 12th क्लास का या इंटरमीडिएट क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो हम यहाँ पर अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर। यही क्वेश्चन आपको एचएम का जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसमें भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसका पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब हमको पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो या पार्ट हम 2 में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन, परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले परागणों का निर्माण कैसे होता, फिर अभी उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि पुष्पों में पुंकेसर या स्टैमेन तथा स्त्री केसर जो होते हैं वो प्रजनन क्रिया के लिए आवश्यक अंग होते हैं। पुंकेसरों के परागकोश या एंथर में परागकणों पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण करते हैं। जायांग क्या करेगा बच्चों, जिन्हें हम पिस्टिल कहते हैं, कि बीजांड या ओव्यूल में भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसाइट का निर्माण करते हैं जिसमें मादा युग्मक या एक्सेल का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर आपको अब टॉपिक की शुरुआत होती है और पढ़ना क्या है, परागण या पॉलिनेशन। तो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुँचने की जो क्रिया होती है इसी को हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। फिर इसके प्रकार क्या हैं, तो यह 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस। ठीक, जिन्हें सेल्फ को स्वपरागण कहते हैं और क्रॉस को परपरागण कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वपरागण के प्रकार होते हैं। तो बच्चों, एक तो वह अवस्था जिसमें एक द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प होता है कि परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं, किंतु कुछ पौधों में 2 प्रकार के पुष्प ही बनते हैं, जैसे वायोला और ऑक्जेलिस कोमेलिना कनकौआ जिन्हें हम कहते हैं, उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर अगला है उन्मील परागणी पुष्प या कॉस्मोगैमस फ्लावर होते हैं। तो यह पुष्प सामान्यतया अन्य पुष्पों की तरह ही खिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। अनुन्मिली परागणी पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो ये पुष्प बच्चों कभी नहीं खिलते हैं, सदैव बंद अवस्था में ही परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे सजात पुष्पी परागण या चिटेनोगामी। तो दूसरी वह अवस्था जिसमें एक ही पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। स्वपरागण की इस विशेष अवस्था को हम सजात पुष्पी परागण या जिटेनोगामी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला है परनिषेचन या जिन्हें हम कहते हैं जीनोगामी। तो इसमें भिन्न पादपों के परागकोश भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र पर परागण का स्थानांतरण करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि परागण के आनुवांशिक भिन्न परागकणों का आगमन होता रहता है। फिर अगला परागण है बच्चों परपरागण, जो दूसरा मेन भाग जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर क्या होगा, दोनों पुष्प 2 अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं, चाहे वो एक लिंगी हो या क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। पर परागण की क्रिया का मुख्य लक्षण है इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जाति के 2 पौधे काम में लाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परपरागण की साधन क्या है। तो आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगर आगे बढ़ा करके क्वेश्चन पूछता है कि परपरागण के साधन क्या है तो इसको भी हम लिख दिए हैं यहाँ पर, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो अगर क्वेश्चन बढ़ा करके पूछा जाए। तो परागणों को किसी पुष्प परपरागण की विधियां या साधन होते हैं या एजेंसीज कौन कौन सी होती। तो परागणों को किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए साधनों या एजेंसी की आवश्यकता होती। यह साधन बच्चों वायु हो सकते हैं, जल हो सकता है या कोई जंतु हो सकता है। इन्हीं साधनों के आधार पर परागण की क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला उसमें आप देखेंगे वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। तो जब पुष्पों का परागण वायु के द्वारा होता है तो इन्हें वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं और पुष्प को वायु परागित पुष्प कहा जाता है।
तो ऐसी क्रिया आपको मक्का, जिन्हें हम जियामेज कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम, धान, गेहूँ आदि के पौधों में देखने को मिलती है। तो आप जानते हैं कि जो धान और गेहूँ हैं वो या मक्का जो है ये सब कैसे पौधे हैं? ये अनाज वाले पौधे हैं, इसमें वायु परागण होता है। जंतु परागण या जूफली क्या है? जब पुष्पों में जंतु द्वारा परागण होता है तो उन्हें हम जंतु परागण या जूफली कहते हैं। ऐसा आपको कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों, घोंघा या दूसरे जंतु के द्वारा देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बात की गई कि वनफसा या आर्किड आदि में मधुमक्खी के द्वारा पॉलिनेशन होता है तथा साल्विया में लीवर मैकेनिज्म देखने को मिलती है और यह मुख्य रूप से मधुमक्खी के द्वारा होता है। फिर अगला परागण बच्चों क्या? पक्षी परागण। तो इसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। यहाँ परागण की क्रिया पक्षी द्वारा संपन्न होती है, जैसे गुंजन चिड़िया के द्वारा बिगोनिया में परागण होता है, वो परपरागण होता है। अब अगला परागण का जो एजेंसी है उसे हम क्या कहते हैं? मैलाकोफिली कहते हैं। तो ऐसा आपको सरवृक्ष और आर्किड्स में देखने को मिलेगा, या सूरन जिन्हें हम जिमीकंद कहते हैं उसमें घोंघे के द्वारा परागण की क्रिया देखने को मिलती है। गूलर और सोमेल जो सेमल पौधे होते हैं उसमें हम गिलहरी के द्वारा परागण की क्रिया को देखते हैं कि गिलहरी के द्वारा संपन्न होती है। क्रेप्टोरिफली या क्रेप्टोफिली परागण किसमें होता है? तो वह पौधे जो रात में खिलते हैं वो अधिक मात्रा में मकरंद का स्त्राव करते हैं। ऐसा आपको कचनार या बिगोनिया जिन्हें हम कहते हैं, कदम के पौधे में जिसे हम क्या कहते हैं? ओन्थोसेफेलस कहते हैं, इसमें चमगादड़ों के द्वारा परागण की क्रिया देखने को मिलती है। इसके साथ आम के पेड़ में भी चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। अगला परागण का प्रकार है बच्चों जल परागण या हाइड्रोफिली। अधिकांश जलीय पौधे जो होते हैं वो पुष्पी पौधों में परागण जल के द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे हैं लेकिन जल में पाए जाते हैं तो वहाँ जल के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर ये मेथड दो प्रकार का होता है, जैसे अधोजल परागण या हम कहते हैं इसमें हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली या अधोजल परागण देखने को मिलता है कि जब जलीय पौधे जल के अंदर डूबे होते हैं, जैसे जोएस्ट्रा में या हाइपोहाइड्रोगेमस फ्लावर में, या हम दूसरे पौधे जैसे नयास है और सिरेटोफिलम उसमें देखते हैं कि ये जल के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परागण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर अगला पार्ट है इसका अधिजल परागण या हम ईपीहाइड्रोफिली कहते हैं। तो जब पुष्प जल की सतह पर होते हैं तो इस परागण में जो क्रिया संपन्न होती है उसे अधिजल परागण कहते हैं। यह ऐसा आपको वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली या वेलेसनेरिया हाइड्रिला के पौधों में अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया था तो इसमें आप उतना ही लिख सकते थे उसमें जितने प्रकार हैं, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बना करके पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम्पल के रूप में कि कौन कौन सी एजेंसी भाग लेती है, इसके लिए हमने उसको थोड़ा और इंक्रीज करके कर दिया, तो आप उसको समझ करके अपने नोटबुक में लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। तो आप जानते हैं कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है? भ्रूण और माता के गर्भाशय की भित्तियों के साथ एक अस्थायी संबंध होता है जिसके द्वारा भ्रूण या एम्ब्रियो माता के रुधिर से जुड़ा रहता है और इसी के द्वारा क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान एक दूसरे में होता रहता है। यह एकमात्र ऐसा अंग होता है जो बच्चों जंतुओं में या प्राणियों में पाया जाता है और ऊतक से बना होता है। यह इसमें आप देखेंगे कि नाभिरज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके द्वारा भ्रूण से ये भ्रूण को जोड़े रखती है। और मनुष्य का अपरा जो होता है बच्चों पूछा गया बोर्ड में, ये भी इसलिए हमने इस यहाँ पर लिख दिया है। एक ऐसा होता है कोरियोनिक अपरा होता है या कोरियोनिक प्लेसेंटा पाया जाता है। फिर यहाँ पर अपरा या आंवल से हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है और एस्ट्रेडियाल हार्मोन्स निकलते हैं, ये दोनों एस्टेरॉइड हार्मोन से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रोटीन हार्मोन्स निकलते हैं जो मानव के कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन जिन्हें हम एचसीजी कहते हैं उससे निकलते हैं। इनको हम ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन भी कह सकते हैं, या मानव के आंवले से निकलने वाले हार्मोन्स। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं यहाँ पर सोमैटो
मैमेट्रोपिन हार्मोन्स, जिसे ह्यूमन प्लेसेंटल मैमेट्रोपिन हार्मोन्स या HPS कहते हैं, ये वहाँ से निकलते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं कि ओवल से जो कोरियोनल या गोनेडोट्रोपिन अधिक मात्रा में निकलते हैं और गर्भाशय के लगभग 2 सप्ताह बाद से ही उसमें काफ़ी मात्रा में निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मादा का मूत्र होता है उसको हम जो निकलता है उसमें अगर हम सुबह का यूरिन लेकर के गर्भाशय की या गर्भाधान की जांच करें या प्रेगनेंसी का टेस्ट करते हैं, जो प्रेगनेंसी नोवा किट में आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पर इसी हार्मोन्स HCG के कारण आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 2 लाल रंग की लाइनें देखने को मिलती हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यह कार्पस ल्यूटियम की वृद्धि, ठीक, और उसकी स्त्रावण क्रिया को भी प्रेरित करने का कार्य करता है। इसी के प्रभाव से यह कार्पस ल्यूटियम या एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सेंस हार्मोन्स को भी निकालता है, जो गर्भाशय की भित्ति से निकलते हैं। अब आके अगर कार्य पूछता है तो आप बताएंगे कि यह पोषण या न्यूट्रिशन देने में भी सहायक होता है, जिसके द्वारा माता के शरीर से रुधिर के पोषक तत्व सदैव बच्चे में पहुँचते रहते हैं। ये श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। इसमें ये क्या करता है, O2 को बच्चे में पहुंचाता है, एम्ब्रियो में पहुंचाता है, CO2 को डिफ्यूजन के द्वारा या विसरण के द्वारा प्राप्त करता है। उत्सर्जन उत्सर्जन में आप जानते हैं कि वेस्ट मटेरियल भी उत्सर्जित किए जाते हैं, कुछ अपशिष्ट गैसें भी निकाली जाती हैं, जैसे CO2 निकाली जाती है और O2 ग्रहण की जाती है। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी में देखेंगे कि यह जो प्लेसेंटा है ये कुछ एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करता है, जैसे IgG एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो IgG यहाँ पर क्या होती है, IgG एंटीबॉडी निकलती है और IgG जो एंटीबॉडी होगी वो बच्चे में क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करने का कार्य करती है। इस तरह ये एक अंतःस्रावी ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। फिर हम यहाँ पर देखो एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप नोट में देखेंगे कि यह कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या एस्ट्रेडियोल या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकालता है, जो कि इसकी मेंटेनेंस में और जो एम्ब्रियो इसकी वृद्धि और निर्माण में सहायक होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि एक अपरा या उसके आंवल या प्लेसेंटा को दिखाया गया है, तो वहाँ पर एक यूट्रस की कार्ड दिखाई गई। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर क्या होता है, प्लेसेंटल विलाई होती है, जिनके द्वारा माता और जो एम्ब्रियो है वो कनेक्ट हैं, और इसी के ऊपर से कवरिंग लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। उसमें वेसल्स का बहुत बड़ा या फाइन कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यूट्रस की एक कैविटी है, इसी कैविटी में क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। उसी एमनियोटिक कैविटी में ये बच्चा या शिशु रहता है। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जो एक मीडियम या लिक्विड की तरह होता है, जो बच्चे को प्रोडक्शन देने का कार्य करता है। यहाँ पर ये जो है वही क्या एम्ब्रियो है। यहाँ पर प्लग लगा होता है, एक म्यूकस का बना हुआ या इसमें एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, सर्विक्स को एक तरह कंप्लीटली पैक रखता है या उसे बंद करने का कार्य करता है। तो ये क्या था बच्चों, गर्भाशय में अपराध को दर्शाया गया है, जो मानव भ्रूण के विकास को दिखा रहा है। इसके साथ में आप देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपूर्ण प्रभाविता या सप्रभाविता में विभेद कीजिए। ये इसका 4 का ग नंबर है। तो एक तरफ हम कॉलम खींच करके अपूर्ण प्रभाविता लिख लेंगे, दूसरी तरफ सप्रभाविता लिख लेंगे। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एक जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में हम संकरण कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में बच्चों मेंडल के प्रथम नियम के विपरीत लक्षण आ जाते हैं। जब ये लक्षण प्रकट होते हैं तो ये अपूर्ण प्रभाविता को दिखाते हैं। और इसमें सप्रभाविता में देखेंगे जब किसी युग्म विकल्पी जोड़े के जीन एक दूसरे के लिए प्रभावी होते हैं या अप्रभावी ना होकर के, बल्कि F1 पीढ़ी में दोनों युग्म समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। इस घटना को हम सहप्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे बताया गया कि गुलाबास या गुल जो बांस होता है, जिन्हें हम फोरोक्लाक प्लांट कहते हैं, उसमें लाल पौधे लाल पुष्प वाले कैपिटल RR होते हैं तथा सफ़ेद वाले कैसे होते हैं, स्मॉल RR होते हैं। उसमें जब हम संकरण कराते हैं तो हमको प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं,
लाल पुष्प दिखाई देते हैं या गुलाबी पुष्प दिखाई देते हैं। इसके साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया कि मानव में जो एबीओ रुधिर वर्ग होता है का निर्धारण करने वाले विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाओं का अच्छा उदाहरण किसमें मिलता है? सहप्रभाविता में मिलता है। इसके साथ में आप अब अगले पॉइंट में देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है तीसरे नंबर में कि जब गुलाबी पुष्प वाले पौधे होते हैं उसमें हम कैपिटल आर स्मॉल आर लेते हैं जो गुलाबी पुष्प के अंतर्गत आएंगे। उसमें स्वपरागण कराने पर या सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर हमको लाल पुष्प वाले, सफ़ेद पुष्प वाले और आपको कैसे मिलेंगे, उसमें कुछ पौधे देखने को मिलेंगे जो गुलाबी रंग के होते हैं। इनका रेशियो जो प्राप्त होगा, जिन्हें जीनोटाइप कहते हैं, वो 1:2:1 होगा या 1:2:1 होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो जीन होते हैं, जैसे आई जीन है, तो ये क्या करेगा, एबीओ को कैसे प्रदर्शित करेगा, तो इसके रुधिर हैं जो रुधिर वर्ग उनका ये नियंत्रण करता है। अतः ये आई ए तथा आई बी दोनों के जीन युग्म का साथ साथ प्रदर्शन करेगा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया कि 6 विभिन्न जीनोटाइप वह क्या होता है, 4 विभिन्न फिनोटाइप के निर्माण में सहायक होता है या निर्माण करता है। जबकि गुलाबास के पुष्प में हम देखते हैं कि लाल रंग सफ़ेद रंग पर पूर्ण प्रभावी नहीं होता है। जो लाल है सफ़ेद पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो एबीओ रुधिर वर्ग होते हैं समूह में या एलील में एक अच्छा उदाहरण को प्रदर्शित करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कार्य करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो जीनोटाइप अनुपात है मेंडल द्वारा दिए गए अनुपात के समान रहा, किंतु फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ बच्चों, बदल गया। जैसे यहाँ पर उदाहरण के रूप में आगे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि सहप्रभाविता में जो जीनोटाइप है 6 रेशियो प्राप्त हुआ, लेकिन फिनोटाइप 4 के रेशियो में प्राप्त होता है। वो अलग अलग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं उदाहरण में दिखाया गया है कि 25% जो हैं वो लाल पुष्प वाले होंगे, 50% कैसे होंगे, गुलाबी होंगे, तथा 25% कैसे होते, सफ़ेद। ये इसका जीनोटाइप रेशियो। वैसा ही बच्चों यहाँ फिनोटाइप भी रेशियो आ गया, जबकि होना कितना चाहिए, 3:1। इसलिए ये मेंडल के नियमों का पालन नहीं करता है, इसी कारण इसे अपूर्ण प्रभावता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण लिए गए हैं वो मनुष्य के रुधिर वर्ग हो सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है या रोए होते हैं उनका कलर जो है एक अच्छा उदाहरण है किसका, सहप्रभाविता का। तो आपने देखा कि कैसे हम इसमें अंतर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, जैव विविधता का महत्व समझाइए। तो जैव विविधता क्या, पहले हम ये देखते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों की शारीरिक संरचना, आवास, पोषण, पारस्परिक क्रिया आदि में पाई जाने वाली विभिन्नता को ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जो पृथ्वी पर जीव उपस्थित हैं उसमें आप देखेंगे उनकी शारीरिक संरचना, आवास, पोषण, पारस्परिक क्रियाएं, उसमें विभिन्नता पाई जाती, यही क्या कहलाती, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाती। तो डब्ल्यू.जी. रोजन नामक वैज्ञानिक ने 1980 में जैविक जैव विविधता को क्या कहा, जैव विविधता कहा या बायोडाइवर्सिटी कहा। किंतु बाद में एडवर्ड ओ विल्सन, इन्होंने 1985 में जैव विविधता को एक्सप्लेन किया अच्छे ढंग से, और ये क्या कहलाते हैं, आज जैव विविधता के जनक कहलाते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो जानते हैं कि जैव विविधता मृदा के निर्माण में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब सड़ते रहते हैं तो मृदा का निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो लाखों वर्ष में तैयार होता है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि यह जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास या जंगलों का भी निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बताया गया है बच्चों की जैव विविधता से आनुवांशिक भिन्नता वाले औषधीय पौधों का भी निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं हिमालय की जो रेंज है या हिमालय वाले क्षेत्र में रोवोल्फिया बोमिटोरिया जो है, रोवोल्फिया की क्या है, प्रजातियां हैं। वहाँ पर ग्रो करता है या उगता है औषधीय पौधा, जिससे रेसर पीन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होती है, जिसका उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये मृदा को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं और हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन को रोकते हैं। जैसे वृक्ष जो हैं जहाँ होते हैं वहाँ मृदा का अपरदन कम होगा, तो दूब घास जो होती है मृदा को क्या करती है, पूर्ण रूप से ढके रहती है।
इसके साथ में देखते हैं या खाद्य चक्र या फूड चेन का भी निर्माण करते हैं, जिसमें आप देखते हैं पेड़ पौधों को कुछ हर्बीवोर्स खाएगा या शाकाहारी खाएगा, उनको क्या करेगा, मांसाहारी खाएगा। मांसाहारी को कौन खाएगा, उसमें जो सर्वभक्षी होती है वो खाएंगे। लास्ट में जब मर जाते हैं तो इन्हें डीकम्पोजर या अपघटक खा लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये वर्षा में सहायक होते हैं और ईंधन का निर्माण करते हैं या हमें ईंधन प्रदान करते हैं। तो आपने देखा है, ऐसे इसमें हम इसके महत्व को बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी विधियाँ, ये हमको देखना है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ क्या हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो पारस्परिक निर्भरता होती है तथा अंतःक्रियाएं होती रहती हैं, वो पादप और जंतुओं या सूक्ष्म जीवों में हो सकती हैं। तो ये क्या करती है, विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। इसी को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके संरक्षण की निम्न विधियां हैं, जैसे वह स्थानीय संरक्षण, इसे हम इक्सिटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके उसे विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है। इसे हम वह स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसमें चिड़ियाघर, आखेट फार्म जो होते हैं उन्हें रख सकते हैं, या हम किसे रख सकते हैं, जलशाला जिसे एक्वेरिया या एक्वेरियम कहते हैं। सफारी पार्क हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन या वनस्पतिक उद्यान हो सकते हैं। बीज बैंक हो सकते हैं जिन्हें सीड बैंक कहा जाता है, या जीन बैंक हो सकते हैं। ये सभी क्या करते हैं, वह स्थानीय संरक्षण के उपाय के अंतर्गत आते हैं, जीवों जंतुओं को संरक्षित करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि ऊतक संवर्धन क्या है। तो इसके अंतर्गत हम उन पादपों को संरक्षित करते हैं जिन पादपों में बीजों का निर्माण नहीं होता है। तो उनमें हम क्या करते हैं, ऊतक ले लेते हैं और उनके हम क्लोन तैयार करके पौधे विकसित कर लेते हैं। जीन बैंक क्या होते हैं बच्चों, तो दुर्लभ या संकटग्रस्त या वांछित गुणों युक्त जो जीव जंतु होते हैं उनके जीनों को हम जीन स्थानों पर रखते हैं, या जिन स्थानों पर सुरक्षित रखते हैं उन्हीं को हम जीन बैंक या जीव बैंक कहते हैं। द्रुत शीत परिरक्षण क्या है, या हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों हम देखते हैं कि जो दुर्लभ या संकटग्रस्त पादप होते हैं उनके जर्म प्लाज्म को हम बहुत कम ताप जैसे -196 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करते हैं या संग्रहित करके रखते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्रायो विजिटेशन कहते हैं या क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है बच्चों, इन सीटू कंजर्वेशन। तो स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न प्रजातियों के जीनों को उनके प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षित किया जाता है। इसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व बनवाए हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होते हैं, तो यह वन्य प्राणियों की सुरक्षा और पारतंत्र के लिए संरक्षण का कार्य करते हैं। अतः इसमें व्यक्तिगत जो हैं स्वामित्व के अधिकार नहीं दिए जाते हैं, या कहने का मतलब है सरकार के कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पर पेड़ों को काटना, पशुओं को चराना, खेती करना जैसी किसी भी आज्ञा नहीं दी जाती है। इसकी स्थापना व नियंत्रण का दायित्व किसका होता, केंद्र सरकार का होता है। किंतु इसमें जो स्थानीय सरकारें होती हैं या राज्य सरकारें जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं, अपने नियंत्रण में लेकर के इसकी सुरक्षा कर सकती हैं। तो भारत में सबसे पहला जो नेशनल पार्क स्टेबलाइज किया गया था उसे हिले या हिली राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, जो आज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, और यह उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। भारत में बच्चों एनसीईआरटी के अनुसार 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा गया कई बार कि उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला नेशनल पार्क, तो क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला इसमें जो संरक्षण केंद्र वो है जैवमंडल अभ्यारण्य। तो मानव कल्याण हेतु जीवमंडल के संरक्षण के लिए सन 1986 में यूनेस्को की मनुष्य एवं जीवमंडल परियोजना, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम या MABP कहते हैं, ये यूनेस्को के अंतर्गत जैवमंडल अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। और इसके अंतर्गत जो स्थापना किए गए अभ्यारण्य हैं वो नीलगिरी जीवमंडल है, जो तमिलनाडु, केरल और
इसमें तमिलनाडु हो जाएगा, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। नंदा देवी जीवमंडल ये कहाँ है? आपको उत्तराखंड में मिलेगा। सुंदरवन जीवमंडल कहाँ मिलेगा? ये आपको बच्चों वहाँ पश्चिम बंगाल में मिलेगा। तो नोट में हमने बताया कि भारत में 14 जीवमंडल अभयारण्य हैं। जैसे पूछे तो आप बता सकें कि कितने हैं हमारे देश में, तो 14 जीवमंडल अभयारण्य हैं। प्राणी विहार या सेंचुरीज क्या होती हैं? इनकी स्थापना और नियंत्रण प्रदेश सरकार के शासन में होती है। यहाँ आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य केवल वन्य प्राणियों का संरक्षण करना है। इसमें स्वामित्व, लकड़ी काटना, घास फूस काटना, पशुओं चराने आदि की कुछ शर्तों के साथ में क्या होती है? अनुमति होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे देश में इस समय कुल कितने प्राणी उद्यान हैं या प्राणी विहार हैं। तो इसमें आप देखो एनसीईआरटी के अनुसार 494 जीव विहार या वन्य जीव विहार हैं, जबकि अदर बुक्स के अनुसार 515 या 525 मिलेंगे। अतः हम यहाँ देखते हैं कि इन सभी विधियों के द्वारा हम जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और प्रकृति को हम सुंदर बना सकते हैं। बच्चों जो अगला पार्ट है इसका वो अगले उसमें पार्ट अगला जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में मिलेगा। थैंक यू।